नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार। आज आपको गुनगुन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर ईवीएस के कुछ प्रश्नों की व्याख्या सहित बताऊंगा। और ईवीएस का जो पेपर बनाया है गूगल फॉर्म पे, एक बार आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा होगा और उसका सॉल्यूशन है मैं यहाँ यूट्यूब पर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है इसमें 33 नंबर 133 नंबर है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। यानी कि जो पक्षियों में पाई जाने वाली जो विशेषता है उसके बारे में अध्ययन के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पक्षियों का जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, खोखली हड्डियां होती हैं, पंख और पैर, और फिर उसके बाद में 4 नंबर ऑप्शन में स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन होती है। यानी कि ऐसी कौन सी विशेषता है वो पक्षियों में पाई जाती है, तो आपको नीचे कूट की सहायता से बताना है। तो इसमें कूट की सहायता से बता रहा हूं मैं आपको। इसमें देखो कूट 1 में है, यानी कि पहले ए में है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों विशेषता है क्या पक्षी में पाई जाती हैं। फिर है 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। फिर उसके बाद में है ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4, यानी कि 3 और 4 सही है। या फिर डी में है 2 और 4, 2 खोखली हड्डियां या स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पक्षियों की एक तो सुडौल शरीर होता है और हड्डियां खोखली होती है जिसमें वायु कोश भरा होता है, उसी के कारण वो उड़ने में सहायता प्राप्त होती है उनकी। सॉरी दोस्तों, साइड वॉइस के लिए। खोखली हड्डियां भी होती है उसके, और पंख और पैर होता है, यानी कि पैर भी, चलने के लिए पैर भी होते हैं और पंख भी होता है। और जो शरीर का ढांचा है बिल्कुल सुडौल होता है, नाव की तरह होता है, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह होता है, आगे से तीखा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसकी संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। और व्याख्या है, पक्षी अपने नाव के तरह के शरीर, सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंखों और पैरों के कारण उड़ सकते हैं। यानी कि पक्षी का जो शरीर होता है वो सुडौल होता है, ठीक है, और हड्डियां खोखली होती हैं। पंखों और पैरों के कारण उड़ने में सहायता होती है उसमें। पंख उन्हें गर्म भी रखते हैं, और चौड़े पैर, यानी कि जो पंख होते हैं ना, तो जो उनका शरीर होता है उस शरीर को गर्म रखते हैं। और उनके जो पैर होते हैं टहनी पर बैठने में अपनी सहायता करते हैं, यानी कि उनके पैर होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, वो पैरों पर बैठने के लिए सहायता करते हैं। और उनकी जो घुमावदार गर्दन है, घुमावदार, जैसे आपने बुगले की गर्दन देखी होगी, हंस की गर्दन देखी होगी, वो एक ही जगह चारों तरफ देख सकता है, वो घुमावदार गर्दन होती है। आंखों को स्थिर रखते हुए कभी उनकी विभिन्न दिशाओं में देखने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उनकी जो गर्दन होती है वो एक जगह स्थिर खड़ा होकर भी अपने विवेक से चारों तरफ देख सकता है। ये पक्षियों की प्रमुख विशेषता होती हैं। उनके बहुत अच्छा सुडौल शरीर होता है, हड्डियां खोखली होती हैं जिसमें वायु कोश भरा होता है, पंख होते हैं उसको गर्मी भी देते हैं और उड़ने में सहायता भी प्राप्त करते हैं, पैर होते हैं चलने भी काम में आते हैं, और टहनियों पर, पेड़ पौधों की टहनियों पर बैठने के लिए एक सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किस में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और प्रोटीन भी होता है। ये प्रमुख भोजन के प्रमुख पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस, ए में फास्फोरस, बी में है नाइट्रोजन, सी में सल्फर और डी में है कार्बन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन। कार्बन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और प्रोटीन दोनों होते हैं। अगला है, इसका व्याख्या बता देते हैं। अगले 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का एक सामान्य तत्व है। ये क्या है? सामान्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देने वाले यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऊर्जा को प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आप जब खाते हो अपने शरीर में जाता है तो वो एक ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3 तत्व और होते हैं, जो एक तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाले जटिल जीव यौगिक है। प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, तो ये सजीवों को, जो शरीर का निर्माण होता है सजीवों का, उसमें और उनका शरीर जटिल यौगिक बनाने में काम आता है। ठीक है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। यानी कि आपके प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि एक तो कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और कुछ प्रोटीनों में जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन की मात्रा भी होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है जिसमें सल्फर की मात्रा भी होती है, फास्फोरस की भी होती है और आयरन की होती है। दोस्तों, ये आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो अगला सवाल कंटिन्यू रखें आप। अगला सवाल है, जल निकायों का सीवेज, जो जल निकाय होते हैं, जो सीवेज होते हैं, जो कंदे नाले के नाम से जाने जाते हैं, अधिक मात्रा में पानी ग्रहण
करना दर्शाता है। जो गंदे नाले हैं वो अधिक मात्रा में यदि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या दर्शाता है? उच्च डीओडी, निम्न डीओडी, उच्च डीओ या प्रभावहीन बीओडी या डीओ। यानी कि उच्च बीओडी कह सकते हो, निम्न बीओडी कह सकते हो, या उच्च डीओ कह सकते हो, या प्रभावहीन बीओडी कह सकते हो। यानी कि एक नाला होता है उसमें क्षमता से ज़्यादा पानी भरा रह जाता है, एक ही जगह पानी भरा रहता है, तो हम उससे उस पानी ग्रहण करना क्या दर्शाता है? यानी कि जो भी वो पानी है वो क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है उच्च बीओडी। यानी कि इसकी व्याख्या बताते हैं आपको। इसकी व्याख्या है गंदे नाले, जो सीवेज होता है, जो गंदे नाले होते हैं, उस गंदे नाले में जैविक तत्व के रूप में सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे रूप पड़ा है, जो गंदा नाला होता है उसमें सड़ने योग्य पदार्थ होते हैं। जब सीवेज जल निकाय में गिरता है तो बहुत से सड़न पैदा करने वाले जीवाणु और कवक, यानी कि सड़न पैदा करने वाले कौन सा है? तो जीवाणु भी सड़न पैदा करता है और कवक शैवाल भी आपके जीवाणु को पैदा करते हैं। शैवाल इसमें नहीं जोड़ा गया। संख्या सीवेज को घटक को कम करने से बढ़ जाता है। यानी कि आपको यदि सीवेज को बंद करते हैं, जहां पर ये नाला है वो गंदा नाला एक जगह भरा रहता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सड़न होती है, उसके साथ में बहुत सारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं। और वही यदि किसी भी सीवेज निकाय के अंदर वही पानी यदि किसी तालाब, पोखर, नदी नालों में जाके गिरता है तो वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। इससे डिकम्पोजर को अधिक मात्रा से, जो डिकम्पोजर होता है उसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले प्राणियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये पानी है पोखरों में, झीलों में या आपके नदी नालों में जाता है तो वहां पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कम क्यों होती है? कि उसमें एक डिकम्पोजर का अधिक मात्रा हो जाती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक, और उससे ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। और ऑक्सीजन की कमी होने से जो जलीय जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव है, जैसे मछली, अमीबा, प्रोटोजोआ है, जो भी बहुत सारे जलीय जीव है, उस जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है और वो मर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम है उत्पाद नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है कि पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? ए में है केरोसिन, बी में है पैराफिन, सी में है कोलतार और डी में है एलपीजी। यानी कि पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, तो पेट्रोलियम का उत्पादन इसमें है सी इज करेक्ट आंसर। 3 नंबर है इसमें राइट आंसर है कोलतार। कोलतार है वो आपका पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम है कच्चा तेल के आसवन के माध्यम से, कौन से आसवन? प्रभाजी आसवन से के माध्यम से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कच्चे तेल होता है, उस कच्चे तेल से बहुत सारे पहले उसका उत्पादन निकलते हैं। जैसे सबसे पहले डीजल होता है, फिर पेट्रोल, फिर मोम होता है, फिर एलपीजी, पैराफिन आदि है, वो आपके पेट्रोलियम कच्चे तेल से प्राप्त होता है। कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले कौन कौन से स्रोत है? जैसे डीजल, पेट्रोल, मोम, एलपीजी और पैराफिन। ठीक है। और कोलतार है एक गाढ़ा काला या भूरा पदार्थ होता है, जिसे हम आप कह सकते हो रोड बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे उच्च तापमान पर कोयले से प्राप्त किया जाता है। इस त्वचा की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्जिमा, और उसका प्रयोग सड़क निर्माण में भी किया जाता है। कुछ तत्व होते हैं उसमें आपके त्वचा की बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है, गर्म करने पर इसका जो प्राप्त होता है द्रव्य पदार्थ, और कुछ जैसे एक्जिमा, और इसका प्रयोग सड़क निर्माण में के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में था। दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों तक भी आप भेजें, और गूगल फॉर्म का एक बार टेस्ट जरूर दें। इसका लिंक है आपको रीट प्रैक्टिस, रीट 2020 रीट क्यूज रूम में सब में मिल जाएगा। आप प्लीज एक बार उस पर विजिट जरूर हो। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। जो आवास होते हैं ना, उन आवास के जो के बारे में है अध्ययन है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। निम्न कथन क्या क्या कहते हैं, कौन सा राइट है? किसी प्रिय आवास में 2 प्रजातियों के आवास भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उनके 2 प्रजाति होती है, तो क्या उनके आवास भिन्न भिन्न होते हैं? किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। फिर सी में 2 प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास उसके जैसे सह अस्तित्व में रह सकती है। और तीसरा, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो इसके कूट दे रखे हैं और उन कूट के माध्यम से आपको बताना है। तो जैसे A और 4 ये दोनों सही है,
1 और 2 ये दोनों सही है, या 2 और 4 ये सही है, या 3 और 4 ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 1 नंबर ऑप्शन 1 और 4 है वो राइट है। 1 और 4 क्या क्या कहता है? एक कहता है कि किसी पर्यावास में 2 प्रजाति के आवास के भिन्न भिन्न आवास होते हैं, बिल्कुल। और चौथा कहता है किसी पर्यावास में विभिन्न जो किसी भी प्रजाति का जो आवास है उसके क्रियात्मक लक्षणों का भी परिभाषित करता है। इसका ये ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या क्या कहते हैं? व्याख्या कहती हैं कि किसी प्रजाति का आवास पर्यावास में उनके कार्यात्मक विशिष्टता को परिभाषित करता है। जो उनका आवास होता है उसका पर्यावास के अंदर क्या करता है? कार्यात्मक, यानी कि जो कार्य की विशिष्टता बताता है वही है। ठीक है, फिर कोई भी 2 प्रजातियां एक ही आवास में बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकते, यानी कि 2 प्रजाति, जिससे आपको ये बता सकते हैं कि कौवा होता है और एक कोयल होती है। ठीक है, कोयल है और कौवा है, दोनों के आपको 2 प्रजातियां हैं और वो अपने एक घोंसले में कभी नहीं रह सकती हैं, वो अलग अलग घोंसले में रहती हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकते हैं। एक पर्यावास किसी प्रजाति के लिए केवल एक पता भर होता है, यानी कि बिल्कुल सही है कि जैसे मेरा घर है तो वो मेरा खुद का ही पता होगा, जहाँ एक आवास उस प्रजाति के अधिकृत क्षेत्र में की गई क्रियाओं को परिभाषित करता है। यानी कि जो मेरा घर है वो मेरा घर ही मेरे लिए काम आएगा, आपको वो उस घर का आवास के रूप में नहीं दिया जाएगा। यदि आप मेरे घर पे रहोगे माना कि, तो उसके ऊपर क्या होता, 2 प्रजाति होती हैं और दोनों प्रजातियों के बीच में क्या होगा? टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए इसमें 1 और 4 ऑप्शन है वो आएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से अत्यंत प्रभावी होते हैं। जो वायु प्रदूषण होता है उससे अत्यंत प्रभावी होते हैं त्वचा से, आंखें, फेफड़े, ये सभी। यानी कि जो वायु का प्रदूषण होता है उसमें शरीर के कौन कौन से अंग है वो प्रभावित होते हैं, जैसे त्वचा भी होती है क्या, आंखें, फेफड़े और ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ये सभी होगा। यानी कि वायु प्रदूषण से सभी प्रकार के आपके शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। बाहरी अंग भी प्रभावित होते हैं और आंतरिक अंग भी प्रभावित होते हैं, ये ध्यान रखना। वायु प्रदूषण का संबंध है जैविक, शारीरिक और रासायनिक प्रदूषकों के कारण होने की गुणवत्ता। जो हवा की गुणवत्ता होती है वो रासायनिक प्रदूषकों के कारण की गुणवत्ता में आए वांछित बदलाव से हैं। ये हमारे अंगों जैसे त्वचा, आंख और सांस नली को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे जहरीले धुआं, जहरीली गैसें, फैक्ट्रियों, वाहनों और सीमेंट के उद्योगों से निकलता हुआ धुआं कह सकते हैं। देखो वायु प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण होता है कि एक तो कल कारखानों से निकला हुआ धुआं होता है, गाड़ी बस परिवहन से निकलता हुआ धुआं होता है, जहरीली गैसें भी हो सकती है, जो सीमेंट उद्योग होते हैं या फिर केमिकल्स उद्योग हो सकते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो आपके वायु को प्रदूषण करता है। और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है ओजोन परत पर पड़ना है, और उसी ओजोन परत पर छेद होने के, वायु प्रदूषण होने के कारण छेद हो रहे हैं, और छेद होने के कारण वर्षा भी अम्लीय हो रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, निम्न में किस प्रकार के घर अस्थायी आवास होते हैं? अस्थायी आवास के रूप में ऐसा कौन सा घर है जो अस्थायी आवास, जैसे कैंप होता है, क्या वो अस्थायी है? लकड़े के ढांचे पर बने घर, क्या वो अस्थायी है? कंक्रीट के बने घर, क्या वो अस्थायी है? पत्थरों, गारे और चूने से बने घर, क्या ये अस्थायी है? बिल्कुल ये तीनों स्थायी होते हैं, और 1 नंबर ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर है, ये अस्थायी होता है। कैंप है वो हमेशा अस्थायी होता है, यानी कि कैंप कहीं पे भी लगा सकते हैं, वहां पर अपना तंबू लगाकर आप रह सकते हो, लेकिन वो अस्थायी श्रेणी में आवास में आता है। कैंप एक प्रकार के अस्थायी आवास होते हैं। लकड़ी के फर्श या छत, एक तो लकड़ी का फर्श या छत और पत्थर, गारे और चूने आदि से बना दीवारों वाले मकान ठंडे प्रदेशों में स्थायी आवास के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लेह और लद्दाख। बांसों के घर जो ऊंचे उठे होते, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर स्थायी निवास के रूप में बनाए जाते हैं। कंक्रीट से बने घर को पक्का घर कहते हैं, और उसे एक स्थायी घर के रूप में बनाया जाता है। देखो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि बांसों, भारत के अंदर बांसों के जो घर है वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। एक तो जहाँ ठंडे प्रदेश हैं, जैसे लेह है, लद्दाख है, कश्मीर है, वहाँ पर आपको तिकोना यानी कि उनकी छत है इस प्रकार से मिलेगी। पूरा मकान चाहे कैसा भी हो, लेकिन छत है वो 3 ये ऊपर से तिखी होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, रीना महसूस करते हैं कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। यानी कि रीना क्या करती है, महसूस करते हैं कि हाल ही में उनकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, और तदनुसार उसके शरीर को
पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई, यानी कि उसका जो शरीर है उनकी पोषणीय आवश्यकता भी क्या हो गई है, बढ़ गई, यानी कि उसका शरीर का जो गतिविधियां वो भी बढ़ गई और पोषण लेने की भी आवश्यकता बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ समूह में से कौन सा समूह अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल किया गया है, यानी कि वो ऐसा कौन सा आहार है जो वो यदि खा ले तो उसके जो एक सामान्य आहार के संबंधित कार्य करेगा। अम्लीय फल और केला या मछली तीनों खाएं तो उसका सामान्य आहार होगा, या अम्लीय फल मटर नट्स या नट्स को बादाम कह सकते हैं, ये खाने से उसका सामान्य आहार होगा, या अनाज केला और मक्खन खाने से उनका सामान्य भोजन होगा, या फिर फलियां हैं दालें हैं और मछली ये खाने से होगा। तो इसका राइट आंसर है 3, यानी कि अनाज केला और मक्खन खाने से उनका सामान्य संबंधी आहार की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी जो वर्तमान में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहता है कि जो लोग कौन से लोग, जो लोग नियमित रूप से कठिन कार्य में लिप्त रहते हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें अधिक ऊर्जा वाले खाद्य वस्तु लेने की आवश्यकता होती है। जो किसान होता है वो बहुत हार्ड वर्क ज्यादा करता है, तो उससे क्या खाना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खाना चाहिए, जैसे है शकरकंद, आलू, शहद, गुड़, केला, आम, दूध, घी, मक्खन, पनीर, अंडा, मांस और मछली, वनस्पति तेल आदि बादाम इत्यादि शामिल है। जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है। जो लोग सबसे ज्यादा हार्डवर्क काम करते हैं उनके लिए खाना भी हैवी खाना चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, और फिर उसके बाद में ये घी, दूध, केला, पनीर है, मक्खन है इत्यादि, और जो मांसाहारी है उनके लिए अंडा, मांस, मछली, वनस्पति तेल इत्यादि खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चल। एनसीएफ के किस प्रकाशन ने अनुशंसा की है कि पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? ऐसे कौन से प्रकाशन था जो एनसीएफ के किस प्रकाशन से एक अनुशंसा भेजी थी कि पर्यावरण अध्ययन को संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम को ले रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? एनसीएफ है 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2010। तो इसका राइट आंसर है एनसीएफ 2000 अनुशंसा करता है कि पर्यावरण अध्ययन को एक संपूर्ण प्राथमिक स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम के रूप में, एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, एनसीएफ क्या कहता है कि राष्ट्रीय, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जो 2005 की अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, कक्षा 1 से 5 तक, और उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, और माध्यमिक 1 से लेकर 10 तक, और उच्च माध्यमिक 1 से लेकर 12 तक होती कक्षाएं पर्यावरण अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 तक लागू की गई है, और पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में एकल पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि इसे अकेले को अलग से पढ़ाना चाहिए, किसी भी विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की तरह अलग विषय के रूप में ही रखा जाना चाहिए। उसको पहले क्या करते थे कि विज्ञान के अंदर ही पर्यावरण के 5-7 जो लेसन थे ऐड कर दिए जाते थे, लेकिन अब है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की तरह ही एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया गया। इससे पहले एनसीएफ 1975 में, कब 1975 के अंदर के अनुसार कक्षा 1 व 2 में पहले ही संयुक्त कोर्स के रूप में इसे पढ़ाया जाता था। संयुक्त यानी कि किसी और विषय के साथ में इसे शामिल किया गया था। आगे समझ में दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विधियों में से कौन सी सबसे उपयुक्त है? परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधे नामक उप विषय को पढ़ाने के लिए कक्षा 3 के लिए निम्न विधियों में से कौन से सबसे उपयुक्त हैं? तो इसका ए में है कक्षा में पौधों के चित्र लाना जिसे पत्ता, फूल तथा फल लगे हो। बी में पहले बच्चों के साथ में बातचीत करना, फिर प्रकृति की सैर करना, और सी में किताब में दिए गए पौधों के चित्र को दिखाना। या डी में है कक्षा में चर्चा किए बिना सीधे प्रकृति की शेयर करना। यानी कि क्या कहता है, परिवार और मित्र नामक विषय के अंतर्गत पौधा नामक उपशैली को पढ़ाना क्या के लिए जो विधियां होती हैं कौन सी उपयुक्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पहले बच्चों के साथ बातचीत करना और फिर प्रकृति की शेयर करना। यानी कि पहले आप बच्चों से परिचित हो और उसके बाद में प्रकृति का भी शेयर करो। तो इसमें आपको व्याख्या बता देता हूँ। एक अध्यापक के लिए, जो एक अध्यापक होता है, और एक अध्यापक के लिए बच्चों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान विषय के संबंध में
उनके पिछले अनुभवों के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि एक जो बच्चा होता है उस बच्चे का पूर्व ज्ञान और वर्तमान विषय के संबंध में भी अध्यापक को जानना आवश्यक होता है और अनिवार्य होता है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद अवधारणाओं का विकास करने के लिए शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव करना। किस विधियों का? शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव करना है। और इस प्रकार इस मामले में विद्यार्थी को पौधों के बारे में सिखाने के लिए, विद्यार्थी को किसके बारे में? पौधे के बारे में सिखाने के लिए कक्षा में उनके पौधे संबंधी पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। यानी कि बच्चों को पहले कितना ज्ञान है उस पौधे के बारे में वो जानना चाहिए और उसके बाद में विद्यार्थी को पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के लिए बाद उनके इस ज्ञान को सुदृढ़ करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करो कि बच्चों को उस पौधे के बारे में क्या क्या पता है और उसके बाद में विद्यार्थी को उस पौधों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करवाना और परिचित करवाना और फिर उसके बाद में पूरी व्याख्या सुदृढ़ रूप से ज्ञान प्राप्त करवाना एक अध्यापक का काम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने पर्यावरण अध्ययन को अनेक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच वस्तुओं तथा सिद्धांतों में समतुल्यता बनाए रखने के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? यानी कि ऐसा कौन सा पर्यावरण अध्ययन है जिसको अनेक पारिस्थितिकी तंत्र है उनके बीच में वस्तुओं तथा सिद्धांतों का, किसका? वस्तु तथा सिद्धांतों का समतुल्य बनाए रखने का, यानी कि समान रूप से बनाए रखने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा किसने कहा? तो जॉन टर्क ने या बेर्नार्ड जे नोबेल ने या शैविंद्र सिंह या मैक नाउटन है। तो इसका राइट आंसर है बेर्नार्ड जे नोबेल। 2 नंबर है, ऑप्शन राइट है। बेर्नार्ड जे नोबेल ने पर्यावरण विज्ञान को उन सिद्धांतों और वस्तुओं के रूप में परिभाषित किया जो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संतुलन बनाए रखते हैं। वे एक जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्यावरण पर द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी। यानी कि द वर्ल्ड नामक पुस्तक है वो लिखी, जो वर्क नामक पुस्तक एक लिखी थी, किसने? बेर्नार्ड द नोबेल ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार डालिए या कथनों को पढ़िए। क्या क्या कहता है ये आपके? तो पर्यावरण एवं उसके मानव के साथ पारंपरिक संबंधों की आधारभूत समझ या पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संगठनों के नाम के बारे में जानकारी, या फिर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो इनमें से कौन सा कथन है पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य का निरूपण करता है? यानी कि कौन कौन से जो थे इनके है वो कौन कौन से इसको वास्तविक रूप का अध्ययन करवाता है? तो ए में 1, 2 और 4, बी में 1, 2 और 3, सी में 3 और 4, डी में 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर, 1, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण के लिए काम करने वाले संगठनों के बारे में बच्चों को बताना। पर्यावरण शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा पढ़ना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण शिक्षा के बहुत से उद्देश्य हैं, जैसे पर्यावरण और मानव के साथ उसके संबंधों के बारे में बताना, आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और बच्चों को पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बनाना और उनकी समस्याओं को हल करने के कौशल का विकास भी पर्यावरण करता है। पर्यावरण के अंदर बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती है, पर्यावरण के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पर्यावरण का उद्देश्य भी बताना, संबंध समझाना, आधारभूत शिलाओं को प्रदान करना, आधारभूत ज्ञान को प्रदान करना, पर्यावरण के संवेदनशील और बच्चों को पर्यावरण संबंधी कई समस्याओं के रूप में जागृत करना, ये कौशल विकास के लिए भी काम में लिया जाता है। पर्यावरण है वो आपको केवल एक शिक्षा ही नहीं देती, बहुत सारी इसमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, बहुत सारे कौशल विकास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, देखते हैं। अगला सवाल है, नीचे पौधों के प्रकरण को पढ़ाते समय एक अध्यापिका और कक्षा 3 के बच्चों के बीच एक वार्तालाप दी गई है। यानी कि आपको एक वार्तालाप दी गई, उस वार्तालाप के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अध्यापिका, अगर पूरे संसार में पौधे नहीं हो तो क्या होगा? यानी कि अध्यापक या जो अध्यापिका है जो वो एक प्रश्न पूछते हैं एक बच्चे से कि अगर पूरे संसार में पौधे ना हो तो क्या होगा? तो पहला छात्र कहता है, महाशय हमें फल जैसे आम, सेब, केला नहीं मिलेंगे तथा सब्जी भी जैसे आलू, बैंगन तथा गोभी भी नहीं मिलेगी। यानी कि अध्यापिका के सवाल का पहला बच्चा उत्तर देता है कि हमें फल भी नहीं मिलेंगे, फलों में जैसे आम, सेब, केला, और फिर उसके बाद में सब्जियां भी नहीं मिलेगी, सब्जियों में जैसे आलू, बैंगन, गोभी जो भी है सब्जियां। दूसरा छात्र कहता है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। यानी कि दूसरा छात्र है उसमें एक और ऐड कर देता कि मैडम हमें सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की प्राप्ति या उपलब्धता नहीं होगी। तीसरा कहता है मैडम मधुमक्खी भी नहीं होगी, यानी कि मधुमक्खियों का जो शहद और मधुमेह है वो भी हमें नहीं मिलेगा। जो अध्यापिका कहती है फिर आप ऐसा क्यों सोचते हो?
यानी कि आप ऐसा किस लिए सोचते हो कि मधुमक्खियां भी नहीं होगी। तो तीसरा व्यक्ति वापस, जो बच्चा है वो वापस उत्तर देता है, मेरे पिताजी मधुमक्खी पालन करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि उस तीसरे बच्चे के पिता क्या करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। और उन्होंने आपने मुझे बताया कि मधुमक्खियां फलों से परासागर प्राप्त करती हैं। क्या करती हैं, फलों से क्या करती हैं, परासागर, और पेड़ों पर अपना घर बनाती हैं, जिसे छत्ते कहा जाता है। यानी कि छत्ते बनाकर जो मधु में तैयार होता है, फूलों को पराशर प्राप्त करके पेड़ों पर अपना घर बनाती है, जिसे छत्ता कहा जाता है। और छत्ते से क्या होगा, छत्ते, इसके बाद में मुझे अपने मधुमक्खियों की बाड़ी पर ले गए जहाँ छत्ते थे, बहुत सारे छत्ते थे, और वहां पर बताए। अतः ये अंतःक्रिया क्या दर्शाती है, बताओ। समझने में, प्रयोग करने के तथा मूल्यांकन करने में, या स्मरण करने में, समझने तथा प्रयोग करने में, या प्रयोग करने में, या मूल्यांकन करने में तथा सृजन करने में। जो ये प्रक्रिया अभी आपने वार्तालाप पढ़ी है वो क्या दर्शाती है, स्मरण करने में, या सृजन करने में तथा प्रयोग करने में। तो इसका राइट आंसर है 2। पहले तो स्मरण करता है, फिर समझता है, और फिर प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। इसकी आपको मैं व्याख्या बता देता हूँ। बहुत सी संज्ञानात्मक क्रियाएं, कौन सी, बहुत सी ज्ञानात्मक क्रिया, संज्ञानात्मक ने ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती हैं, जैसे याद करना, स्मरण और पहचान में आता है। याद करना किस में आता है, स्मरण और पहचान। समझना, प्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, और रचना करना। यानी कि एक तो समझना भी है, प्रयोग करना भी है, विश्लेषण यानी कि इसके बारे में कुछ बोलना भी है, और मूल्यांकन उसकी समीक्षा करना है, और रचना भी करना। प्रदत्त जो बातचीत दर्शाते हैं कि विद्यार्थी अपने अवलोकन को याद कर सकते हैं, यानी कि उसे याद कर सकते हैं। जो भी याद करते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वे यहाँ न तो मूल्यांकन कर रहे हैं और न ही कोई सृजन कर रहे हैं। आगे समझ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो निरंतर और व्यापक है मूल्यांकन में, निरंतर शब्द है वो प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन प्रतिनिधित्व करता है। वायु और जल पर, वन्य जीव पर, पालतू और घरेलू जानवर, या बगीचों में उगने वाले पौधे। तो इसमें राइट होगा कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, निरंतर शब्द प्राथमिक है वो वायु और जल पर है। ठीक है, ये नंबर इसका राइट आंसर है, वायु एवं जल। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारे प्रयोग के लिए प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। यानी कि हमारे जो प्रयोग होते हैं उसे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, ये वे एक तो नवीनीकरण होता है, नवीकरणीय, ये वे संसाधन है जिनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। यानी कि कोई सीमित उपलब्धता नहीं होती है, बहुत सारी असीमित मात्रा में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे वायु होती है, वायु को हम कितनी बार भी श्वसन क्रिया में लें वो आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात है उसके बाद में आपको बता देता हूं कि सौर ऊर्जा, जल एवं मिट्टी आदि वन्य जीव, जैसे जंगलों के साथ साथ वन्य जीव भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मानव में इसे महत्वपूर्ण संसाधनों को बहुत अधिक हानि पहुंचाई है, और अब बड़े स्तर पर उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनवीकरणीय में क्या होता है, ये वे संसाधन है जिसका प्रयोग एक बार किया जा सकता है। यानी कि इसका अंतर आप समझ गए होंगे। नवीकरणीय में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी जो मात्रा होती है उसे बार बार यूज कर सकते हो। जैसे वायु होती है, आप उसे कई बार यूज करते हो श्वसन क्रिया में, वो कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन नवीकरण के अंदर क्या होता है कि आप एक ही बार उपयोग में ले सकते हो। जैसे पेट्रोल होता है, गाड़ी में डालने पर वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर आपका उसका उपयोग नहीं लिया जा सकता है। कोयला है, इनमें इन संसाधनों का आपातकालीन आधार पर संरक्षित करने की जरूरत है। यानी कि इनको संरक्षित रखे, आपातकाल का समय आएगा तब ये काम आएंगे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम विधियों का चुनाव निम्न कारक में से किस पर निर्भर करता है। यानी कि ईवीएस होता है वो पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन को ही कहते हैं। वो शिक्षण अधिगम विधि का चुनाव निम्न कारकों में से किस पर निर्भर करता है। तो अवधारणा पर करता है, विद्यालय का तत्व विचार पर करता है, या संसाधनों की उपलब्ध करता है, या पूर्व अधिगम अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विद्यालय का तत्व विचार पर करता है। और विद्यालय का तत्व विचार क्या कहता है, तत्व विचार शिक्षण अधिगम का चुनाव विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि जो शिक्षण अधिगम का चुनाव है विभिन्न प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों की पूर्व अवधारणा, यानी कि जो बच्चे की जो पूर्व की अवधारणा है उनके बारे में, ज्ञान और अनुभव, ज्ञान और अनुभव, तथा संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। ये स्कूल के दर्शन पर निर्भर करते हैं, ये स्कूल के दर्शन पर निर्भर करता है। और एक शिक्षक के लिए जो विद्यार्थी होता है साथ बातचीत करना तथा अवधारणाओं के बाद बातचीत भी करना, और अवधारणाएं होती हैं उनके सिखाने
वह सीखा जा रहा है, उनके पूर्व अनुभव की पहचान करना भी आवश्यक होता है एक शिक्षक को। और उसके बाद में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सबसे उचित जो विधि होती है, उचित विधि या उपगम का निर्माण भी करना होता है। ये किसको करना होता है? शिक्षक को करना होता है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है प्रश्न संख्या 148, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित विधियों में कौन सी विधि बच्चों की अध्ययन स्तर के मूल्यांकन में सहायता करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवीक्षण स्क्रीनिंग। जो बातचीत होती है, अनुवीक्षण स्क्रीनिंग होते हैं बातचीत में, और व्याख्यान आधारित भी होती है और प्रदर्शन आधारित भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर बातचीत। ठीक है ना सर। दोस्तों, एक शिक्षक की अवलोकन के माध्यम से एक शिक्षक की अवलोकन के माध्यम से जो बच्चा था उसके विद्यार्थियों के साथ में जो परस्पर बातचीत होती है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, उनके बात का सुनना, उसके साथ चर्चा करना, प्रश्न पूछना, उनके कार्य की समीक्षा भी करना ईवीएस में शिक्षण अधिगम की एक विधि है, जिसमें छात्र को ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र को क्या किया जाता है? ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन भी किया जाता है। और बाकी सभी विधियां जैसे स्क्रीनिंग है, व्याख्यान आधारित और प्रदर्शन आधारित जो विधियां हैं, केवल छात्रों को सूचना देने की विधियां हैं, न कि उनकी अनुक्रिया प्राप्त करने की, जो बातचीत करने में के द्वारा संभव है। यानी कि जो ये विधियां हैं वो केवल स्क्रीनिंग, व्याख्यान आधारित ये प्रदर्शन करने वाली विधियां केवल और केवल ये बच्चों को क्या करता है, बच्चे होते हैं, केवल उन सूचना देने की विधियां हैं। लेकिन इसमें ये विधि हैं जो बच्चों को दूसरों अभी बता रहे हैं, उस विधि का आपको बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता है। बात भी होती है, सुनना भी होता है, चर्चा भी होती है, और ये ईवीएस की समीक्षा भी होती है, कुछ कार्य की समीक्षा भी इसमें की जाती है। अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के अध्यापन में समूह शिक्षण पद्धति का उपयोग करना प्रोत्साहन में सहायता करता है। एक तो सामाजिक बातचीत में, एक गुटबंदी में, छात्रों की कमजोरी, छात्रों को सुस्त कार्य निष्पादन को बचाने में, या व्यक्तिगत विचार को सही ठहराना तथा हर संभव तरीकों को उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ये, सामाजिक बातचीत के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके व्याख्या बता देता हूँ। समूह अधिगम, कौन सा अधिगम? समूह अधिगम विधि बच्चों में परस्पर साझा करने, सहयोग करने, एक दूसरे के अनुभव में सीखने, बातचीत करने, समस्या का समाधान करने, निर्णय करने और एक दूसरे की विचारों को सम्मान करने में, गुणों की विकास करने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, आज का इस क्लास का आज अंतिम सवाल है। दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, केवल यह सवाल है, और इस सवाल को उत्तर आपको खुद को बताना है। उत्तर है आप खुद तैयार करके लाओगे दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, उत्तर आपको ही बताना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों तक जितना हो सके पहुंचाने की कोशिश करना। और नए आए इस चैनल पर तो आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला है आगे ऊंचाइयों तक चलता रहे।